मैं पंडित नेहरू जब पहली बार अजमेर तशरीफ लाए तो मेरे फादर वॉलंटियर फोर्स के कैप्टन थे। घोड़े पे बैठ के उन्होंने वॉलंटियर फोर्स को कंट्रोल किया था और उनके इसके सामने रिवॉल्वर भी लटक रही थी और इतना बड़ा जलूस था कि शायद अजमेर की हिस्ट्री में कभी नहीं निकला। तो पंडित नेहरू उनसे बहुत प्रसन्न हुए और उनसे कहा कि आप तो कप्तान लगते हैं, और वो कप्तान नाम से उनको कप्तान से बुलाने लगते हैं। हमारे फादर, मैं तो उनके बारे में ज़्यादा जानता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ आपको कि 6 साल सेंट्रल जेल में रहे। मैं नीम का थाने में रहने वाला हूँ, सीकर जिले का। वहाँ ब्रिटिश टाइम में डॉक्टर डी.वी. केसकर, जो नेहरू जी के मंत्रिमंडल में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बने, वो हमारे गांव में घर में 6 महीने अंडरग्राउंड छिप कर रहे। कितना मुश्किल काम था अंग्रेजों से छिपना, लेकिन वो रहते ब्रिटिश जेल के अंदर रहते हुए भी। एक मुझे यहाँ श्याम प्रसाद सिंह जी राठौर अजमेर में एसपी रहे, डीजी पुलिस जयपुर। उनको पढ़ने का बहुत शौक था, तो वो जेल का पुराना रिकॉर्ड देखते थे। तो उन्होंने रिकॉर्ड में देखा और उन्होंने मुझे कहा कि आपको अपने फादर के बारे में मालूम है क्या? मैंने कहा मेरे से ज़्यादा आप क्या जानते हैं? मेरे अच्छे मित्र थे। तो उन्होंने कहा तुम्हें कुछ नहीं मालूम, मैं आपको बताता हूँ उनके बारे में क्या है। कि मैं पूछना रिकॉर्ड देख रहा था जेल का, तो उसमें ब्रिटिश एसपी ने उनके बारे में जो लिखा है, तो आप इजाजत दें तो मैं 2 लाइनें पढ़ के सुना। He is a different class, can neither be purchased nor exploited, is against British, but if we look from a different point of view objectively, he is a true patriot. आप बताइए, जो जानी दुश्मन हो उसके लिए ये कोई लिखा सकता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट? लेकिन ये रिपोर्ट उसको अपने आगे आने वाले एसपी के लिए होती थी और लंदन में रिपोर्ट जाती थी जो खतरनाक होती थी। मेरे फादर खतरनाक स्वतंत्रता सेनानियों में से थे। उसका एग्जाम्पल मैं ज़्यादा टाइम से नहीं करूँ। उन्होंने श्री ज्वाला प्रसाद जी और उनके साथी, मुझे नाम याद नहीं है, उन्होंने अजमेर की सेंट्रल जेल से उनको पार करा। उसका मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे पार किया। ये स्वतंत्रता देने को कैदी तो थे नहीं, नजरबंद कहलाते थे। तो वो उनको एंटरटेनमेंट के लिए वॉलीबॉल खेलने के अलाउड था उस कैंपस में ही। तो लोग प्रोग्राम से निकालते, नेट लगाते, वॉलीबॉल खेलते, वापस नेट लगाते, बोल नुकीला होता था, रोज गाड़ते, रोज निकालते। तो उन्होंने उनको वहाँ की जो जमादार पुलिस वाले थे उनकी हालत खराब कर दी कि आप क्या करोगे, अभी उठा के रखते थे। तो वो गोदाम की जगह उठा के धीरे धीरे अपने जेल के बैरक में रखने लगे। ज्वाला प्रसाद जी को और उनको ये कह दिया बीमार है और वो सोते रहते थे। वो 11 बजे तक ये फैल गया कि आज आप बीमार है, सोने। जिस रात को उन्होंने तय किया कि हम इनको पार करेंगे, तो अजमेर की जेल राजपुताना राजस्थान की सबसे खतरनाक टिकट जेल वाली मुश्किल है। वहाँ उन्होंने एक रात को तय किया और जो उनकी धोती पहनते थे वो पटी हुई धोतियों की पाट बांधी और एक रस्सी बनाई। रस्सी बनाकर उन्होंने एक आदमी के ऊपर एक आदमी चढ़ा के उस रस्सी को वेंटिलेटर तक पहुँचा दिया और जो पोल से नुकीले उनसे उसको खोदा और खोद के जंगला निकाला और उनको नीचे खुदा दिया जेल से, और फिर वो लोग पार हो गए। सुबह 11 बजे तक ये ऐसा लगा रहा कि भाई तो सोते हैं सोते हैं सोते हैं। जब वो उठे ही नहीं तो उन्होंने शक को उनको जब ढूंढा तो ढूंढ मची। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट इतने बड़े नीच होने के बाद भी उनको खोज नहीं पाई
और जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तब वो प्रकट हुए बात होते हैं। ऐसा तो उनका है था। फिर उनको जो सजा मिली उसका तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्या सजा। वो 3 जने थे जो सबसे खतरनाक माने जाते थे। मेरे फादर, उनके बड़े ब्रदर रामनारायण चौधरी और तीसरे स्वामी कुमारानंद जी जावर, जो लास्ट 3 थे जिनको की फांसी में छोड़ा गया था। इतने किस्से इनके हैं जिसकी मैं अंदाजा आपको नहीं लगा सकता। आज एक एग्जाम्पल भी बता रहा हूँ कि आज़ादी के बाद भी सरकारी विभाग में कितनी लापरवाही होती है। मैं आज में भी पार्टनर फॉर दी ब्लड जेल में जो रिकॉर्ड था वो गल गया था, खराब हो गया था, कीमत आ गई थी। तो मेरे फादर ने पीछे पड़ के मंत्रियों के राजेश पायलट के पीछे एक बार और यहाँ स्टेट में उनको पेंशन चालू कर रहे और बीच बीच में बढ़ाए। अशोक जी का मैं बात हमारी हो जो ऐसे व्यक्ति हैं जो ऊंचे होते हुए उनकी स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में कदर करते। जब रिकॉर्ड उनका नहीं मिलता था जेल में, तो मेरे फादर को उन्होंने ऑथराइज कर रखा था कि जिसको ये सर्टिफाई करते हैं ये जेल गए हुए हैं उसको इंस्ट्रक्शन मिल गया। कितना जिम्मेदारी का काम होता। इस तरीके से उनके, क्योंकि उन्होंने न तो कोई उनके बच्चे पढ़े, न कोई नौकरी मिली, न कुछ हुआ, तो आफ्टर ऑल अपने के लिए कुछ तो चाहिए। सरकार ने बहुत देर में उनकी सुन दी, मुझे इसका दुख है कहते हैं। आज उनकी वजह से हम लोग इतने कंफर्टेबल हैं, वरना तो कहीं निकल ही नहीं सकते थे, कुछ कर ही नहीं सकते। बहुत बातें तो है, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता। लेकिन इस तरीके से लोगों को पीटते थे, मारते थे, किसानों को लगान फसल चल जाती थी तो भी लगान, जागीरदारों को ऑथराइज करते थे कि आपको ये जागीर दी और आप इसको कर लीजिए। वो लोग उनको बात फूट के लगा देते। दोनों यहाँ का वैल्यूएबल गुड्स, सोना चांदी करने जाता था, शिफ्ट का वर्णन होती थी, कंगाल कर दिया था। वक्त की बात हुई, उन्होंने जो जज्बा था उनका। मेरे को एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि कई मुझे पूछते हैं हमें अंग्रेजों से लड़के क्यों नहीं अपने को हिंदुस्तान को आज़ाद कराए। आप पर शायद कईयों को मालूम होगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहा जाता था कि इनके राज में सूरज नहीं डूबता। इसका मतलब क्या, सूरज तो डूबता ही है, लेकिन कहने का मतलब ये था कि उनका वर्ल्ड में इतनी जगह राज था कि कहीं कहीं सूरज उठता रहता था। इतनी भयानक गवर्नमेंट के अंदर, इतनी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट के लिए आप बंदूक से भी जीत सकते हैं। उनके पास तो गन्स थी, बोट थी, मशीन गन्स थी। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने भी कोशिश करी करने की, लेकिन वो सफल नहीं हुई। उनकी बंदूकें, उनकी तोप आपका मुकाबला कर सकते। तभी गांधी जी ने यह तय किया कि हम इनको लड़ाई से नहीं जीत सकते, हम उनको असहयोग आंदोलन करने से ही जीत सकते। और उन्होंने इसलिए वो रास्ता चुना और उसी रास्ते से सफल हुए। हालांकि हिंदुस्तान का डिवीजन हो गया, अनफॉर्चुनेट बात हुआ, लेकिन हमें स्वतंत्रता मिली तो सही कम से कम। तो वही एक ऐसा रास्ता था कि आज कई लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कोई रेल का एक्सीडेंट होता है तो वहाँ जो ऑफिसर कंसर्न है, ही हैज टू टेक डिसीजन ऑन स्पॉट, मुझे क्या करना है, मे बी रॉन्ग और राइट। इसी तरीके से उस समय गांधी जी ने उन सरकार शासन में जो डिसीजन लिया कि मुझे असहयोग आंदोलन करना पड़ेगा, नमक का आंदोलन की जोर का नक्शा देखिए,
नमक का क्यों उन्होंने चुना? इसलिए चुना कि हर घर को नमक चाहिए, हर पब्लिक उनसे जुड़ गई। ये भी एक बहुत फोरसाइटेड है। इस तरीके से करके उन्होंने सबको साथ किया और इस तरीके से हमारा फर्ज ये है कि मेरी प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट है कि ये उस पीरियड को उन लोगों को जो अपनी जिंदगी जेलों में निकाल दी, जो जेल गए होंगे, उनको पता है कि जेलों में जिंदगी क्या होती है। कहना बहुत आसान होता है कि कोई परवाह नहीं, जेल चले जाएंगे, लेकिन जब जेल जाते हैं तब उनको मालूम पड़ता है जेल क्या होगा। उनको क्रिटिसाइज करना बंद कर, अगर कोई करता है तो अपन ये तो कर ही सकते हैं कि उसका सुनना बंद कर। मुझे बहुत बुरा लगता है, कई बार ये होता है। अब डेमोक्रेसी है जो तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मैं क्योंकि अगर DRM साहब इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा इसके बाद की बात ये बताऊँ कि गाँव वहाँ मैं आपको मालूम है शायद कई होंगे कि शताब्दी कैसे चली है। 1.5 घंटे और लगेंगे। मेरे कजन ब्रदर डॉक्टर PM चौधरी होते थे सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उनके सारे हुआ करते हैं राजकुमार जी जो मेंबर रेलवे बोर्ड थे। वो एक बार अजमेर आए तो मेरे घर आए। राजकुमार जी आप इतने ऊंचे अहदे पर हैं, अजमेर का कुछ कर दीजिए, क्या करूँगा? आप सोचो तो क्या करूँ? उन्होंने सोच के कहा कि उसने मीटर केस की। उन्होंने कहा कि मैं ये वादा करता हूँ कि जिसको ब्रॉडगेज अजमेर का है उसको शताब्दी जयपुर से अजमेर तक किया है और उसको चालू हुए आज तक चालू। आपका रेलवे वर्कशॉप जो है यहाँ एट ए टाइम 10,000 एम्प्लॉइज काम करता था कई लोगों को। ये यहाँ से जा रहा था, शिफ्टेड टू जोधपुर। तो हमारे राजा सिंह जी जब MP थे, हमने उससे कहा मुझसे पार्लियामेंट में पूछिए। उन्होंने सवाल पूछा, मिनिस्टर साहब ने 2 लाइन का जवाब दे दिया कि ऐसी कोई सेटिस्फाइड कि पार्लियामेंट में जवाब दे दिया गलत थोड़ी हो सकती। लेकिन मुझे किसी ने इतना मेरी रेलवे बोर्ड ये तो जा रहा है, मोदी जी ने गलत कहा है पार्लियामेंट में जवाब। तो मिस्टर आनंद हुआ करते थे रेलवे बोर्ड के चेहरे, वो अजमेर तशरीफ लाए। हमने उनसे टाइम दिया, हमने उनसे पूछा कि आप बताइए कि रेलवे वर्कशॉप फॉर अ मिनट। फिर उन्होंने कहा यस इट इज राइट, इट विल डाई इट्स ओन डेथ। उसका सेंटेंस दोबारा बना कि हम लोग कोई नया रिक्रूटमेंट नहीं रहेंगे, हम लोग जो यहाँ से ट्रांसफर लेना चाहें उसको दे देंगे और ये शिफ्ट होना है। हम लोगों ने उस टाइम में 1,000 टेलीग्राम प्राइम मिनिस्टर काफ़ी ऐसे एसोसिएशन है। आपका जो है रेलवे स्टेशन का दूसरा रूट खुला हुआ है, यहाँ जब लालू प्रसाद के मिनिस्टर थे कैरिज में उसका फंक्शन हुआ था, तो हमने उनको रिप्रेजेंटेशन दिया। तब से वो बात होती रही, तो आगे लोगों ने फॉलो किया और दूसरा में मिल गया तो बहुत जरूरी है। रसकोत्रा साहब यहाँ बन के हैं, तो वो शायद इंडियन ऑयल में रहे चुके थे 8 साल। तो वो रेलवे में आए और उनके साथ सीनियर DG था मिस्टर साहिब गिरानी, वो मेरा क्लास फेलो था। तो 30 साल बाद मेरे ऑफिस में आया। ऐसा करो कि सिविलियन से रिसर्च मेरे और ऑफिसर भी आएंगे। मैंने कहा 600 रुपये, मैं प्रेसिडेंट था, मैंने कहा 600 रुपये पर मंथ है, मुझे इतना तो नहीं दे सकता। तो मैंने कहा आप क्या करते, कोई रास्ता ढूंढने की वजह से ही दूसरा जिसने भी ये सोचा कि इसका टेलीफोन भी हमें रहेगा नहीं होगा, उन्होंने अलग किया तो उसका कंट्रोल हो गया कंप्यूटर से। प्रोग्राम में बैठे मैं कह रहा हूँ कि
धन्यवाद आदरणीय श्री चौधरी जी। और इसके बाद मैं निवेदन करूँगा श्री ईश्वरदास जी से कि वे संक्षिप्त में आके अपने संस्मरण को मेरे साथ आगे ठीक है। सब लोग जो है बाहर चौराहे पे बात कर दो, जो भी चीजें आपको बेचनी करनी है वो बेचो और जल्दी चलो यहाँ से, नहीं तो खतरे की घंटी बढ़ जाएगी। क्योंकि फिर भी हमको 2-3 दिन लग गए, लेकिन उस बीच में उसकी कृपा से कुछ भी नहीं। यहाँ अजमेर आते ही कर्फ्यू का सामना करना पड़ा। अजमेर आते ही कर्फ्यू का सामना पड़ा। यहाँ देखो तो लूटमार हो रही है। यहाँ सामने हमारी दुकान है मिठाई की, आजाद स्वीट्स, उसके सामने मस्जिद है, हम मस्जिद तोड़ रहे थे। कौन लोग तोड़ रहे थे वो पता नहीं। लूट बची रही पूरी, मुझे पूरी याद है। मैं वहाँ सिंध में 2 क्लास पास करके आया था। मेरा मान 38 का है। अभी इस वक्त लोगों की दवाइयाँ करता हूँ, लोगों की तबीयत ठीक करता हूँ। जय हिंद। आपका धन्यवाद श्री केशवरी जी। और अगला नाम मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री ओम प्रकाश मिशनरी जी का। वे कृपया आए और अपने संस्मरण हमारे साथ पहुँचे। दियाराम साहब तो हम लोगों के बीच में नहीं है इस समय। दियाराम साहब हमारे शहर को संभालने वाले दीनबंधु चौधरी साहब, आजाद स्वीट के मालिक आसफंद भाई साहब, तुलसी सोनी साहब, मोहन जी, वे सभी जितने यहाँ पर उपस्थित बंधु हैं। मैं समय ज्यादा व्यर्थ नहीं करूंगा किसी तरीके का, परंतु बता दूं कि 14 अगस्त सिर्फ सिंधी समाज के लिए एक शब्द ही का। 14 अगस्त का वो दिन हमारे पूर्वज कभी अपने जीवन में नहीं भूल सकते, जिस दिन उनको अपनी जमीन छोड़नी पड़ी, अपनी जायदाद छोड़नी पड़ी, अपना यश छोड़ना पड़ा, अपना कीर्तिमान छोड़ना पड़ा और उनको वहां से निकलना पड़ा। और मैं धन्यवाद दूंगा रेलवे को जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया, और धन्यवाद दूंगा उस समय के रेलवे को जिनकी प्रदर्शनी के अंदर सामने आपके सामने प्रदर्शित है कि उन पूर्वजों को यदि लाने का काम, जो पहुंच गए इनको लाने का काम रेलवे की महत्वपूर्ण भूमिका थी। बैलगाड़ी से हम लोग नहीं आ सकते थे, हमारे परिवार नहीं पहुंच सकते थे, उनको रास्ते में काट दिया जाता था। जहाज के रास्ते से आए तो जहाज के रास्ते से जो चले गए बॉम्बे की साइड चले गए। मैं आपको बताते हुए मेरे को हर्ष होता है कि यदि सिंध से यदि कोई व्यक्ति अजमेर के लिए आया तो अजमेर के अंदर, यदि अजमेर को यदि आज मिनी सिंध बोला जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है। यह मिनी सिंध के रूप में, क्योंकि आजादी के बाद जब अपने को हमको अपनी ही जमीन के ऊपर शरणार्थी का दर्जा देना पड़ा तो निश्चित रूप से मन में दर्द आप सोचिए कितना बड़ा पड़ा। हम कोई विदेश से नहीं आए थे, हमारे पूरे विदेश से नहीं आए थे, हमारे उसी जमीन के अखंड भारत के टुकड़े में से आए थे। परंतु जब यहाँ पहुंचे तो उन्हें यहाँ आने के बाद जिस तरीके का सामना करना पड़ा, क्योंकि हमारे को लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी। हम हिंदी भाषा जानते थे, हमारे को हिंदी भाषा नहीं आती थी। हमारे बड़े इंग्लिश के मामले में थोड़े मास्टर हुआ करते थे। मेरे डैडी रहते थे बाहर प्रकाश फूड सेंटर के नाम से, प्रकाश फूड सेंटर के नाम से दुकान है जो पहले पोस्ट ऑफिस के बाहर हुआ करती है। निश्चित रूप से जो दर्द है, किस तरीके से हमारे पिताजी आए, दुकानों पे झाड़ुएं लगाई, फोटोग्राफी का काम किया। मेरे डैडी डेंटिस्ट थे, डॉक्टर थे, ए ग्रेड के डॉक्टर थे, परंतु सब कुछ छोड़ना पड़ा उन्हें वहां पर। और यहाँ आने के बाद एक दुकान फोटोग्राफर कैलाश फोटो स्टूडियो के ऊपर झाड़ू लगाई, वहां पे फोटोग्राफी की थी अपने, क्योंकि तो डिग्री वहां छोड़ के आए। निश्चित रूप से यहाँ आने के बाद फोटोग्राफी की, फोटोग्राफी को अपना परिवार बनाया। अजमेर के अंदर नहीं, हमारे सिंधी समाज के लोगों ने काफी जगहों पर जाके, अजमेर में नहीं और जगहों पर भी जाके अपनी जगह बनाई। निश्चित रूप से आज मैं नरेंद्र मोदी जी जो आज के देश विभाजन विभीषिका दिवस के अवसर पर यहाँ पर पधारे हुए आज DRMs तो निकल गए,
लेकिन यहाँ के उत्तर पश्चिम रेलवे के अधिकारीगण दीनबंदी चौधरी जी साहब, कंवल प्रकाश जी मेरे साथी, मोहन जी और केशवानंद जी और यहाँ के आए हुए प्रबुद्ध नाते, जैसा कि आज का ये जो कार्यक्रम रखा गया है, मैं समझता हूँ कि जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है हमारे दिल का दर्द, जो सिंधी समुदाय के दिल का दर्द, वो सुनने के लिए रखा गया है कि हमारा सिंधी समुदाय जिस तरह यह अखंड भारत, वैसे अखंड भारत तो बहुत बड़ा था, पता नहीं कितनी बार इसके टुकड़े टुकड़े हुए हैं, लेकिन 1947 में जिस समय यह देश आजाद हुआ, निश्चित रूप से उस समय पूरे देश में सब खुशियां मना रहे थे। लेकिन जिस समय कुछ नेताओं की अपनी लालच के वजह से इस देश के टुकड़े किए गए और हमारा एक सिंध प्रांत हमारे से छीन करके, पंजाब का आधा प्रांत छीन करके, बंगाल का आधा प्रांत छीन करके जो इसके टुकड़े किए गए, इस भारत माता के टुकड़े किए गए, उसका दर्द जो हम सिंधी समुदाय ने, पंजाबियों ने जो सहा, वो मैं कहता हूं कि वैसे मेरा सिंध का ही जन्म है, लेकिन जो हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग, हमारे दादाजी जो बताया करते थे, क्योंकि हमारे दादाजी वहां के ठाकर थे, हमारी कई बीघा जमीन थी वहां पर, वह उस समय छोड़ने का मन नहीं हो रहा था। हमारे यहाँ जो ये मुसलमान लोग थे वो हमारे यहाँ कार्य करते थे और उन्होंने अंत में यही कहा, पहले तो कहा आप डरो मत, हम समाज साथ में है, लेकिन जब इतनी त्रासदियां होने लग गई, इतने मारकाट होने लग गई, तब तो उन्होंने भी कह दिया आप यहाँ से निकलो। और फिर उस समय किस प्रकार से अपने सब वहां पर जमीन जायदाद, अपने धंधे, अपने हवेलियां सब छोड़ करके कैसे वहां से निकलते हैं। मैं कहता हूं अगर किसी भी व्यक्ति को अगर एक घर से, छोटे से झोपड़ी से निकाले जाए तो उसके मन में क्या दर्द होता है। हमारे बुजुर्गों को उस समय कैसा दर्द हुआ होगा कि जिस समय वो छोड़ करके और यहाँ पर आए, छोड़ करके तो आए, अपना हिंदुत्व बचाने के लिए आए। अगर वहां पर रह जाते, जितने रहे या तो मुसलमान या तो कट के पूरे हो गए, लेकिन वहां पर अपना हिंदुत्व बचाने के लिए हमारा सिंधी समुदाय इस भारत में जो हमारा विभाजन हुआ उसमें यहां पर हम आए। लेकिन किस परिस्थितियों में आए, जो आज का ये दिवस रखा जा रहा है कि हमारे साथ उस समय क्या हमारी त्रासदियां हुई थी, हमारे को कैसे मारा काटा गया था, हमारी बहनों को उनके साथ में किस प्रकार से बलात्कार हुए थे, वह स्मृति दिखाने के लिए यहाँ पर ये जुट जाते हैं। बाकी आज इस दिन को सोच करके मन में इतनी पीड़ा हो रही है, जिस समय हमारे दादाजी, हमारे पिताजी हमको अपने संस्मरण में बताते थे कि किस प्रकार के अपने आप को, अपने परिवार को बचाते 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 यहाँ तक पहुंचे और यहाँ पर आकर के फिर क्या हो गया, कुछ हाथ में नहीं। लेकिन मैं कहता हूं कि उस मालिक की कृपा हमारे ऊपर है, उस लाल साहब की कृपा है कि सिंधी समुदाय ने कभी भी किसी के ऊपर हाथ नहीं फैलाया। अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से, अपना ठेला चला करके, जिसके हवेलियां थी वो यहाँ पर आकर के उनके बच्चे ठेले में, खौंटे में नान के ताइया बिस्कुट रख करके लेकर के बेचा। ट्रेनों में ये जो ट्रेन चलती है उनमें उन्होंने बेचा। और मैं तो कहता हूं कि बाकी उस समय जैसे अगर यह गाड़ियां नहीं होती तो हमारा शायद सिंधी समुदाय या पंजाबी समुदाय इस भारत में नहीं पहुंच सकता था, या तो कट जाता और या तो मुसलमान बन जाता। लेकिन इन रेलवे वालों ने हमारे जो मदद कर करके हमारे समुदाय को यहाँ पर पहुंचाया, जितने भी पहुंचे। मैं तो कहता हूँ हमारे को कई लोग बताते हैं कि रेलवे वहां पर पूरी कट कट कर यहाँ पर आती थी, पूरे लाश यहाँ पर उतारने पड़ते थे, लेकिन फिर भी जो कोई समुदाय बचा तो इस रेलवे के कारण ही बचा। लेकिन यहाँ पर आकर के फिर कैसे हमारे बड़ों ने या हमारे बच्चों ने अपने मेहनत से किसी के साथ में हाथ नहीं फैलाया, अपनी मजदूरी करी, ठेले चलाए, खोंचे लिए, छोटी मोटी दुकान खोली, कैबिनेट बनाई, वहां पर आकर के अपना जो है काम शुरू किया। और उसके बाद में अपनी मेहनत से, पुरुषार्थ से, मेहनत से आज हमारा यह समुदाय आपके सामने खड़ा हुआ है। मैं तो कहता हूं कि आज जो इस उत्तर पश्चिम रेलवे ने यहाँ मोदी जी ने जो आज ये बार मोदी जी का एक श्लोक लिखा हुआ है ट्विटर पे, मैं कहता हूँ पूरा इसमें ही पूरा वो दर्द भरा हुआ है
जो मोदी जी ने ये बताया है वो पूरा दर्द भरा हुआ है इस श्लोक में कि किस प्रकार से वहां पर त्रासदी होकर के और वहां से लोग कट करके जीते मरते यहाँ पर पहुंचे थे। और आज जो भी आपने यह कार्यक्रम रखा है, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि किसी ने तो याद किया कि यह कैसे त्रासदियां हुई थी, किसी ने तो याद दिलाया सबको ये कहते हुए। तो इसका ही मैं कहता हूं, वैसे समय बहुत हो चुका है इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलता, वैसे बोलने के लिए तो बहुत है, लेकिन एक बात है, मैं इतना ही कह करके आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने भी ये आयोजन किया है और ऐसे संस्मरण याद करवाए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका धन्यवाद श्री सोनी जी। और इसी श्रृंखला में अंतिम संस्मरण के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ श्री मोहन कुलसानी जी को। आप भी आए, संक्षिप्त अपना संस्मरण हमारे साथ बांटे। अधिकारीगण, मेरे मित्र बंधु, आज जो रेलवे ने ये वाला कार्यक्रम रखा है, ये वाकई में इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। अंग्रेज बहुत चतुर और बहुत शातिर थे। उनको लगा था कि पूरा भारत छोड़ के नहीं जाना है और जाते जाते इसके टुकड़े करके जाने। हमारा जो शीर्ष नेतृत्व था, जिसकी बड़ी तारीफें की जा रही थी, जिन्होंने 60 साल तक देश में सत्ताएं संभाली हैं, उनके लालच की वजह से जो हमारे बड़े बुजुर्ग दादा थे, वो कहते थे जो शीर्ष नेतृत्व उस समय आता था सिंध में, वो ये कहता था कि हमारी लाश पे देश के टुकड़े होंगे। पर हम उसी मुकाबले में रहे उनके नेतृत्व के कि कभी हमारा विभाजन नहीं होगा। पर उस नेतृत्व ने अपनी थोड़ी सी लालच के कारण कि शायद सत्ता चली ना जाए, इसके कारण उन्होंने देश के, क्योंकि अल्पसंख्यक उस समय भी 5% से ज्यादा नहीं थे, आज भी हमारे बराबर नहीं है, पर उनकी 7 मांगे उन्होंने रखी। हमारे शीर्ष नेतृत्व जो उस समय था, उन्होंने 7 मांगे मांग ली। उन्होंने वो मांगे थोड़े दिनों बाद में 14 कर दी। 14 मांगे मानी गई, उन्होंने मांगे 21 रख ली। हमारे नेतृत्व ने 21 मांगे उनके मान ली। 95% एक तरफ और 5% एक तरफ देश का बंटवारा स्वीकार कर लिया। ये नहीं सोचा कि जो हमारे भाई बंधु वहाँ पे हैं, वो संत जहाँ पे ऋषियों ने और बाकी सब ने अपना वेद लिखे हैं, सिंध के बिना हिंद अधूरा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अनुशासी संगठन है भारतीय सिंधु सभा। जब से लेके देश का विभाजन हुआ है, हमारे समाज के लोग जहाँ पे भी मिलते हैं, यरूशलेम की तरह जो इजरायली थे, उन्होंने 1100 साल संघर्ष किया। वो जहाँ पे भी मिलते थे, अगली बार यरूशलेम में मिलेंगे। इसी प्रकार हमारा समाज जहाँ पे भी कार्यक्रम करता है, ये रेलवे को मैं बहुत बड़ा धन्यवाद दूंगा, आभारी हूँ कि रेलवे ने, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जो ये हमारे दर्द को देखा और उन्होंने आज 70 सालों की सत्ता में किसी ने इसकी कल्पना नहीं की होगी। हमारे बुजुर्गों के जो हम किस्से सुनते थे, आज भी जब वो दृश्य सामने आते हैं, जो परिवार के लोग वहाँ रह गए और जिनको उनकी आंखों के सामने काटा गया, आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 14 साल में हमारे नवला जी बच्चानी यहाँ पे बुजुर्ग वहाँ से सिंध से आए थे, वो जब किस्से सुनाते थे, उसी धारा को आगे बढ़ाते हुए हम भी भारतीय सिंधु सभा की तरफ से 14 अगस्त को मनाते हैं। और जिस कार्यक्रम में भी मिलते हैं, यहाँ तक भी निकलेंगे, ये बोलेंगे मछली गढ़ानी सिंध में। और हमारे छत्तीसगढ़ रायपुर के स्वामी जी युधिष्ठिर लाल जी हर वर्ष 200 लोगों को वीजा लेके सिंध घुमाने ले जाते हैं अपनी मातृभूमि पर। हमारी नई पीढ़ी भी जाती है। इस बार अजमेर से 50 लोगों का नाम है। सिंध को भूलेंगे नहीं, सिंध के बिना हिंद अधूरा है। अखंड भारत तो बन के रहेगा जब तक हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। 370 धारा किसी ने कल्पना ही नहीं की थी कि इस जीवन में हम देख पाएंगे। राम मंदिर की कल्पना ही नहीं की थी हमने। हम जब 1990, 1991, 1992 में वहाँ गोलियां चली थी, मैं वहाँ साक्षी था, कभी कल्पना ही नहीं की थी कि हम अपने जीवन में राम मंदिर बनते हुए देखेंगे। बना 370 धारा कैसे गई कागज के टुकड़ों में मालूम ही नहीं पड़ा, किसी को कल्पना ही नहीं थी कि 370 धारा। ये सब पुराने नेतृत्व की गलतियां थी जिनके कारण आज उसका भुगतान हमें भरना पड़ रहा है। आज हम अपने देश में ही विस्थापित हो गया है। आज कश्मीर में वो विस्थापित रह रहे हैं,
हमारे प्रधानमंत्री जी को, रेलवे परिवार को बहुत बहुत आभार है कि आने वाले समय में भी ऐसे ऐसे कार्यक्रम करके हमें उत्साहित करेंगे और नई युवा पीढ़ी इससे प्रेरणा लेगी। मथी गरजानी सिंध में, सिंध के बिना सिंध अधूरा है। आने वाले कुछ समय में बलूचिस्तान आने वाला है, सिंध भी हमें मिलेगा, ऐसी कल्पना करते हुए धन्यवाद। और क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो चुका है इस कार्यक्रम का, मैं दिनेश जी को और सुमित जी को यहाँ अनुमोदित करूँगा और आप सभी से निवेदन करूँगा कि राष्ट्रगान के सम्मान में आप सब अपने स्थान पर कृपया खड़े हो जाएं। हम सभी एक साथ आप सभी